नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं जो किसी भी लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से एक सबसे अहम खंभा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी फंक्शनल तो आप उनको किसी कसौटी पे कस लेते हैं, लेकिन ये खंभा अगर मजबूत नहीं रहता है तो थोड़ी पूरे डेमोक्रेसी में कहीं दिक्कत होती है। मैं बात कर रहा हूं न्यायपालिका की, क्योंकि न्यायपालिका हमारा वो स्तंभ है, हमारा वो चौकीदार है जो अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या लेजिस्लेचर कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की चीज, संविधान से बाहर की चीज करता है तो उसको रास्ते पे लाना, अगर एग्जीक्यूटिव कहीं कुछ दिक्कत करती है तो उसको रास्ते पे लाना। तो एक तरह से ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का पहरेदार के रूप में इसको देखना चाहिए। अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसपे इस पे डिबेट थोड़ी होनी शुरू हो गई है। अभी 2 या 3 दिन पहले केरल में जस्टिस चिदम्बरेश ने और जस्टिस रविंद्रन, ये दो लोगों ने बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनकी जब विजय यात्रा निकल रही थी, उनके प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन निकाल रहे थे, तो एर्नाकुलम जिले में इसको बाकायदा फॉर्मली उस विजय यात्रा में इसको पार्टी को ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा मैं बता दूं ये जस्टिस चिदम्बरेश क्यों पॉपुलर हैं। इन्होंने एक 2019 में एक तमिल ब्राह्मण की एक ग्लोबल मीट हुई थी, उसमें ये सिटिंग जज गए थे और वहां पे इनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया था जहां पे इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण शुड ऑलवेज बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। कोई भी ऐसा काम हो रहा हो उसको ब्राह्मणी ड्रिवन होना चाहिए, और उन्होंने ब्राह्मण सुप्रीमेसी की काफी बातें उसमें की थी। दूसरे जज जिनके साथ जो ज्वाइन किए हैं बीजेपी, वो पीएन रविंद्रन है। ये कोई नई चीज नहीं है, पास्ट में भी इस तरह का होता आया है, मैं उसका भी सिलसिलेवार आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आज की जो बात कर रहे हैं उसकी पिच समझने के लिए ये जरा एक वो देख लीजिए। There are two kinds of judges. Those who know the law and those who know the law minister. We are the only country in the world where judges appoint judges. The best are not willing to become judges. Even though there is a retirement age, the judges are unwilling to retire. By judicial verdicts, post-retirement jobs are being created. Pre-retirement judgments are influenced by the desire of a post-retirement job. लेकिन ये क्लैमर फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स है, ये इस देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पे एक असर डाल रहा है। इट्स एडवर्सली इफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस। अरुण जेटली साहब, क्योंकि उसी दौरान जिस समय का यह है जब वो ऑपोजिशन में थे, उसी दौरान नितिन गडकरी साहब ने एज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी भी जजेस की निष्पक्षता और जुडिशरी पे कुछ इस तरह की बातें की थी। लेकिन उस समय के जो भी लोग थे वो एक तरह से ये कह रहे थे कि गडकरी साहब को जुडिशरी की बहुत समझ नहीं है, वो इंसाइडर नहीं है। लेकिन अरुण जेटली साहब इंसाइडर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वो उससे पहले जब ये वक्तव्य दे रहे थे उससे पहले वो हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर रह चुके थे। तो जो भी उन्होंने कहा था वो पूरी जिम्मेदारी से कहा था, और ईमानदारी वाली बात यह है कि उन्होंने जो भी चीज कही थी वो बहुत साफगोई से कही थी, और उसको आज ना अनदेखी कर लेना या उसको कह देना कि नहीं सब ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में गलत होगा। और अब ये सरकार जिसमें नरेंद्र मोदी साहब बहुत इज्जत करते थे अरुण जेटली साहब की, अरुण जेटली साहब का एक अहम रोल था इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सलाह जो उन्होंने उस समय दी थी उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं 2 इंस्टीट्यूशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी माना जाता है कि भाई अगर कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो यहां न्याय मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले 30+1 का था शायद, अब 33+1 है, 34 टोटल जजेस की बात है। अभी शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30 जज तो हैं ही, 34 है कि नहीं है मैं बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन 30 जज हैं। लेकिन ऑल इंडिया उसमें जरा एक चीज आपको को बता दूं, एक जानकारी, कुल 25 हाई कोर्ट हैं देश में। उस 25 हाई कोर्ट में कुल जजेस की जो स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शनड वो है, वो 1079 जजेस होने चाहिए पूरे देश उन 25 हाई कोर्ट में। आज की तारीख में 1 मार्च 2021 को वैकेंसी है 419 जज, करीब 39% जजेस नहीं है।
तो आप ये समझ सकते हैं, एक तो हमारे यहाँ ऐसे ही बताया जाता है ना कि कितने लाख, कितने वो आपके मुकदमे पेंडिंग हैं और उसको कैसे होगा, वो अगले 20 साल भी लग जाएंगे, और एक तरफ आपके पास जजेस नहीं है। जो मेन बात थी, मैं क्योंकि जजेस की कमी एक अपनी जगह है, वो तो अगर किसी में इच्छा शक्ति होगी तो तुरंत हो जाएगा, मोर ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो एक खींचतान चल रही है सरकार और जुडिशरी के बीच। लेकिन आज की तारीख में एक किस किस चीज की जरूरत है वो बहुत जरूरी है। एक नेशनल जुडिशियल कमीशन की इतनी आवश्यकता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एक बॉडी हो, उसका कंट्रोल जुडिशरी के पास भी ना हो, उसका कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास भी ना हो। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब मैं आपको एक जल्दी से कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। पहली चीज, जो उन्होंने कहा था कूलिंग ऑफ पीरियड ना, अगर आप जेटली जी ने, देखिए सरकार में जो ग्रेड ए के ऑफिसर्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन होता है किसी भी प्राइवेट जॉब में ज्वाइन करने का 2 साल तक। अदरवाइज अगर 2 साल से पहले करना तो उनको सरकार की परमिशन लेनी होती है। और बेसिक आइडिया इसके पीछे यह है कि 2 साल तक क्यों नहीं, क्योंकि वो कोई किसी को फेवरेबल ऑर्डर या कोई इस तरह के ऑर्डर किया तो उसको क्वेश्चन मार्क ना लगने लगे। अभी आप अगर देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की जो अध्यक्षा थी, उनका एसबीआई की पूर्व चेयरमैन थी, वो रिलायंस ज्वाइन कर ली है, उसमें कहीं कहीं लोग कुछ बात करने लगे, इस वजह से ही कहा गया था। लेकिन जो जजेस हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन तो है, सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रैक्टिस करने पर रिस्ट्रिक्शन है, हाई कोर्ट के जजेस का कहीं कहीं है कि कहां कुछ देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि कहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर अ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, एनीवेयर दे कैन ज्वाइन अ प्राइवेट कंपनी, दे कैन ज्वाइन मतलब अगर कहीं और उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का भी नहीं है। कूलिंग ऑफ पीरियड जजेस साहब ने इसको अपने से अलग रखा है, मतलब जजेस साहब को कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं चाहिए। तो अगर वहां पे ग्रेड ए के ऑफिसर हैं और उनके लिए ये कहा जाता है कि उनके जो भी निर्णय होंगे वो बायस ना हो जाएं, उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई जहां उनका एम्प्लॉयमेंट अब होने वाला है, एक देश की एक बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़ी हो गई है, उसके बारे में हरदम आरोप लगता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खास करके पीएसयूज के जो हेड होते हैं वो वहां से निकल के उनको ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये आक्षेप बहुत पुराना और जो सच भी है। लेकिन जजेस के पास इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पे बात ये आती है कि इनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाना चाहिए। लेकिन जब जैसे अभी मैंने दो जस्टिस लोगों की बात की जो केरल के थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन ये एक्सेप्शंस नहीं है। इससे पहले तमाम ऐसे जजेस भी रहे हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, जिन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की, इत्यादि। जल्दी से मैं एक आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, जो दीपक मिश्रा साहब एक चीफ जस्टिस हुए थे, उनके चाचा थे। ये जब रिटायर हुए उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, फिर ये राज्यसभा का इलेक्शन लड़े थे और फिर राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। दूसरे हमारे जस्टिस केएस हेगड़े साहब थे। केएस हेगड़े साहब यही जस्टिस संतोष हेगड़े के फादर थे, मैं अगर गलत नहीं, फादर या चाचा थे। एंड ही रिजाइंड एज सुप्रीम कोर्ट जज, फॉट इलेक्शन फ्रॉम बैंगलोर, वन, और इन्होंने उस समय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और फिर ये लोकसभा के स्पीकर बने थे उस जनता सरकार में। फिर जस्टिस बहरुल इस्लाम थे जो कांग्रेस ज्वाइन किए, और एक आपकी याद में एक हाल के दिनों में एक जस्टिस विजय बहुगुणा थे, याद आ गया ना, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के लड़के, रीता बहुगुणा के भाई, रिजाइन किए और उसके बाद आके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया, वो मतलब वो उत्तराखंड के लोगों से पूछ लीजिए कि उनका टेन्योर कैसा था, नॉट अबव बोर्ड, और वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। कुछ साल पहले अभय तिप्सी बोलते हैं या थिप्सी बोलते हैं, जैसे भी हो, अभय तिप्सी जो थे महाराष्ट्र के, उन बहुत आईब्रोज उठी थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और मूल रूप से वो आक्षेप इसलिए लगा था और ये माना गया था कि वो बायस्ड डिसीजंस थे। 2-3 चीजें थी। एक बेस्ट बेकरी केस था, अगर आपको याद हो, जो गुजरात दंगों का 2002 दंगों का था, जिसके वो ट्रायल जज बने थे जब उसका रीट्रायल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और वो रीट्रायल गुजरात से बाहर हुआ था महाराष्ट्र में, उसके वो ट्रायल जज थे, और उसमें उन्होंने भाजपा के जो बहुत से नेता थे उनको सजा भी दी थी।
मतलब उस केस के सजा मतलब दी थी अलग से नहीं, क्योंकि उस केस में उन लोग भाजपा के नेताओं का नाम था और उसमें उन्होंने ट्रायल करके उनको सजा हुई थी। फिर वो कुछ दिनों के लिए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के भी वो जज रहे थे। उनका एक कंट्रोवर्शियल जो बहुत वो था, वो सलमान खान का, अगर आपको याद हो, एक हिट एंड रन केस था जिसमें लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी थी और सेम डे हाथों हाथ उन्होंने हाई कोर्ट से इनको जमानत दे दी थी सलमान खान को। अब मुख्य बात यह है कि जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने रिटायर होते ही उन्होंने तुरंत पहले एक दो स्टेटमेंट दे दिए थे कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जिस तरह से सबका क्विटल हुआ है वो डाउटफुल है, ये उन्होंने कर दिया था। तो अब उन्होंने एक तरह से अपनी ही बिरादरी को, अपनी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि देश में कम्युनलिज्म बढ़ रहा है और ये जो एक प्रखर राष्ट्रवाद है, मैं उससे लड़ना चाहता हूं, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो अब प्रखर राष्ट्रवाद और कम्युनलिज्म क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो आप सबको पता ही है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जज साहब लोगों की मोटी सैलरी होती है। हाई कोर्ट के जज 62 साल तक, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल तक नौकरी करते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट ये सारे जज साहब लोग एक चीज ये कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं वंस अ जज ऑलवेज अ जज, और इसीलिए जीवन पर्यंत मृत्यु तक ये अपने आगे जज लगाए रहते हैं। ये रिटायर्ड जज नहीं लगाते हैं, ये जज लगाए रहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ हैं और कुछ चीजें एथिक्स हैं। जब जजमेंट की बात आती है तो उसमें मेरे ख्याल में एथिक्स का एक कोटेंट, एथिक्स का बहुत ज्यादा समावेश होता है। अब पॉलिटिकल नेताओं से लोग एथिक्स की बात नहीं करते हैं। हाल के दिनों में जब ये कंट्रोवर्सी ये एथिक्स वाली उठी, वो रंजन गोगोई साहब के केस में, जब वो सीजीआई थे, उन्होंने अयोध्या का एक निर्णय दिया और उसके बाद कंट्रोवर्सी ज्यादा इसलिए उठी थी, उसके बाद वो राज्यसभा के लिए नामांकित हुए थे। और नामांकित हुए थे उनका सोशल वर्कर वाली सीट के लिए, क्योंकि वो जो नामांकन होता है वो सोशल वर्क या इसके लिए होता है, किसी जुडिशियल ऑफिसर का नहीं होता है। तो सोशल वर्क कौन सा कर रहे थे, मतलब वो तो नौकरी कर रहे थे। मेन लोगों को जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि उनके नामांकन से कुछ दिन पहले आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक में उनको उनके अयोध्या केस के में निर्णय देने के लिए उसको कहा गया था, उस निर्णय को उस बैठक में कहा गया कि इट वॉज हाईली बैलेंस्ड एंड हिस्टोरिक, और उस जजमेंट की प्रशंसा की गई थी। अब आरएसएस की बैठक में प्रशंसा होती है, उसको हाईली बैलेंस कहा जाता है, उसके कुछ दिनों बाद ही उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा उसमें वो हुआ था, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है, जितनी जल्दी इस बीमारी से निजात पाएंगे उतना सबके हित में है। मान लीजिए बाकी चीजें, इंस्टीट्यूशंस तो जो भी कर रखा है, अब हो क्या रहा है कि ये जज साहब लोग, जैसा अरुण जेटली साहब कह रहे थे कि जज साहब लोग अपने लिए बहुत सी चीजें क्रिएट करते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 65 साल के हो जाने के बाद भी अब आपको मैं कुछ ट्रिब्यूनल्स बताऊंगा जहां पे जज साहब लोग जाते हैं, चाहे वो 62 साल हाईकोर्ट वाले हो, चाहे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जिसको बोलते हैं, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और इसके अलावा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, गोदावरी वाटर ट्रिब्यूनल, अब नया जुड़ गया है रेरा ट्रिब्यूनल, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एक वो ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट है ही, सीआईसी में चाहते हैं वो है ही, लोकपाल है ही, ह्यूमन राइट्स कमीशन है ही। ये इतनी जगह पार्किंग एरिया है, मतलब इतनी जगह रिटायर्ड जजेस अपने को पार्क करने के लिए ये सब बना के रखे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जरूर वो करती है। अब आज की तारीख में कोई कुछ कहे कि इतना अच्छा ब्रेन है, इतना अच्छा हुआ है, इसको यूज करना चाहिए, तो पढ़ाइए ना जाके। जो आज 400 450 वैकेंसी हैं, आप ये सारे जज लोग, इनको पेंशन बहुत मोटी मिलती है, जज रिमेन्स अ जज, इनका प्रोटोकॉल वैसा ही रहता है। ये जब जज रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद भी ये किसी और स्टेट में जाते हैं, जिनको प्रोटोकॉल मिलता है, इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एज जज को मिलती हैं। तो अगर आपको देश सेवा इतनी करनी है तो आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप कहिए कि भाई मैं इसके बाद जो भी आपके आसपास यूनिवर्सिटी हो वहां पे मैं लॉ क्लासेस लूंगा, मैं लॉ पढ़ाऊंगा, बच्चों को ट्रेन करूंगा। वो नहीं करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, वो करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक बंगला मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी, एक सिक्योरिटी अफसर मिलेगा, एक ऑफिस मिलेगा, एक रुतबा रहेगा कायदे से। अच्छा, इसकी एक बेसिक चीज और समझ लीजिए। मुझे इसलिए अफसोस होता है कि सारे जज लोग जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो जनरली यह है कि ये
अबव अपने को मतलब ये मानते हैं कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा ऊपर ही मानते हैं बाकी लोगों से। उसके बाद ये लोग ट्रिब्यूनल में भागे भागे मेंबर बन जाते हैं, और उस ट्रिब्यूनल का देखिए ये भी एक अजीब सी चीज है, ट्रिब्यूनल की अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। मतलब एक बड़ी जगह में रहे, उससे नीचे वाली पोजीशन जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जज लोगों का साहब लोगों का भी मतलब ये अजीब सी स्थिति है। इतनी वो मिलने के बाद भी एक बंगले के लिए, गाड़ी के लिए ये क्यों इस रेस में पड़े रहते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड भी डिबेट हुई है, उसमें कहा जाता है कि जजेस का कूलिंग ऑफ पीरियड कम से कम 6 साल होना चाहिए। उस 6 साल के पीछे एक लॉजिक है। 6 साल के पीछे लॉजिक ये है कि जो भी सरकार है वो 5 साल के लिए सरकार आती है, तो कम से कम 5 साल ये सरकार और अगली सरकार 1 साल, तो कोई आक्षेप नहीं लगेगा। ये नहीं माना जाएगा कि आपने कोई ऐसा निर्णय किया जिससे आपको आगे कुछ, गोगोई साहब के ऊपर लग रहा है कि नहीं आक्षेप, टिप्से साहब के ऊपर लग रहा है कि नहीं आक्षेप, तो ये सब आक्षेप तो लगेंगे। तो इसलिए आवश्यक है मेरे हिसाब से, आज मतलब एक स्ट्रांग बीजेपी की सरकार है, आपके एक स्ट्रांग लीडर अरुण जेटली इसके लिए बहुत वकालत किए थे कि जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ज़रूरत है कि एक थोड़ी पॉलिटिकल विल दिखाते हुए, जो आपने कश्मीर के मामले में, जो आपने बाकी कई जगह दिखाई थी, वो पॉलिटिकल विल दिखाते हुए आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को रिफॉर्म करने का काम ज़रूर किया जाए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।